हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एल्केन किस तरीके से उसका आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है, उसका किस तरीके से बनाया जाता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। तो अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग का क्या होता है कि किस तरीके से एल्केन से दूसरे प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग मीथेन लेते हैं, एक ये मीथेन है, अगर मैं इसमें रिएक्शन करवा देती हूँ क्लोरीन का, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और लास्ट टाइम हम लोग का क्या निकलेगा, HCl बनकर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ पे भी 4 वैलेंसी है, लेकिन चारों वैलेंसी पे सिंपल यहाँ पे मीथेन पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन उठ करके एक क्लोरीन बैठ गया है, तो इसीलिए इसका प्रतिस्थापन हुआ है। जैसे कि आप लोग एक सीट रहता है, 4 सीट रहता है, एक सीट से उठ करके दूसरे सीट में बैठोगे तो क्या कहलाएगा, वो प्रतिस्थापन ही तो कहलाएगा ना, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक रेडिकल किसी अन्य परमाणु या मूलक से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है कि यौगिक की आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है और नए बने हुए यौगिक को प्रतिस्थापन उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे सिंपल हम लोग का ये जो प्रोडक्ट बना है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहलाता है। तो अब देख लेते हैं प्रतिस्थापन 4 प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। पहला है हैलोजनीकरण, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण, चौथा क्लोरोसल्फोनीकरण। तो बारी बारी से एक एक करके देखते जाते हैं। तो पहला है हम लोग का पहला हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। तो पहला है मीथेन, मीथेन में वही है, क्लोरीन डाले हैं तो HCl निकला है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे HCl निकला है सभी जगह पे। तो मोनोक्लोरोमीथेन प्राप्त हुआ है, मोनोक्लोरोमीथेन में फिर से क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो फिर से HCl निकलेगा, तो डाइक्लोरो मीथेन बनेगा, ये डाइक्लोरोमीथेन है। फिर अगर रिएक्शन करवाएंगे तो फिर HCl निकलेगा और ट्राइक्लोरोमीथेन प्राप्त होगा। फिर हम लोग को क्लोरीनेशन करवाना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है। कब तक करवाना है, जबकि पूरा का पूरा हाइड्रोजन हम लोग का कार्बन से निकल ना जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं C2H5 या 6 ले लेते हैं, तो इसमें जब तक क्लोरीनीकरण करवाना है जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन ना निकल जाता है। लेकिन ये बड़ा हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग सिंपल सा मीथेन में ले लेते हैं। ये सिंपल मीथेन में ले लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। अब देखो यहाँ कि मार्कोनिकॉफ ने सुझाव दिया कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन की सुगमता का क्रम। मार्कोनिकॉफ है एक वैज्ञानिक, उन्होंने सुझाव दिया है कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो किस किस में होगी उसको देखेंगे। तो टर्सरी को ज्यादा प्रेफर किया गया, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो देखते हैं यहाँ पे आइसोब्यूटेन का एग्जांपल लिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी समझ लो। तो देखिए यहाँ पे अगर आइसोब्यूटेन में एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये हाइड्रोजन निकल गया है हम लोग का, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन देखो कितने कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्सरी बोलते हैं। अब देखो आइसो इसको एक CH3 के जगह पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा CH3। देखो यहाँ पे ये CH3 CH2 नहीं है, तो CH3 दो CH3 से जुड़ा हुआ है तो इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे देखो CH3 एक ही है तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो हम लोग कार्बोकैटायन वाले चैप्टर में देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट में क्या है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। बेंजीन वाला में, बेंजाइल वाला में अलग होगा। सिंपल अभी सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी का बोला गया तो टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे आइसोब्यूटेन में दो प्रोडक्ट अब बताया गया है, यहाँ पे एक माइनर है और एक मेजर है। तो उसी के टर्म में देखेंगे जो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्म है। तो यहाँ पे दो टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है,
सॉरी इंटरमीडिएट, एक तो आप लोग का टर्सरी इंटरमीडिएट बनेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये सिंपल एक हाइड्रोजन निकाल दिए हैं पहले में, तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बना दिए हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं टर्सरी कार्बोकेटायन करके। अब क्या किए हैं दूसरे में, ये वाला हाइड्रोजन को ना निकाल करके ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या बनेगा CH3 C CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे H है ही, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन, ये हो गया, दो टाइप का कार्बोकेटायन बन गया आइसोब्यूटेन से। तो अब देखो इसमें से अगर क्लोरिनेशन करवाते हैं हम लोग, ये क्या है प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्यों प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये माइनर प्रोडक्ट 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन यहाँ है तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्लोरिनेशन करवाते हैं, क्लोरीन ऐड करवाते हैं, तो क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा, इस वाले कार्बन पे ऐड होगा, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बनेगा, तो ये वाला मेजर बनता है इसी के कारण। टर्सरी पे अगर बनाता है कार्बोकेटायन तो सबसे ज्यादा मेजर होता है, मेजर का मतलब क्या होता है, मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है, मुख्य प्रोडक्ट। तो ये हम लोग को समझ आ गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरोनीकरण वाला। अब देख लेते हैं इसमें ब्रोमोनीकरण कैसे करते हैं। क्लोरोनीकरण और ब्रोमोनीकरण सेम अभिक्रिया होती है, उसी तरीके से होता है, तो क्लोरीन के जगह अगर आप लोग ब्रोमीन भी लेते हो तो सेम अभिक्रिया होगी। अब देख लेते हैं आयोडीनीकरण। आयोडीनीकरण अलग थोड़ा सा अभिक्रिया है, उसको समझते हैं हम लोग। आयोडीनीकरण की अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, इसलिए यह क्रिया किसी ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे आयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि की उपस्थिति में की जाती है। रिवर्सिबल होती है इसलिए आयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ अभिक्रिया में उत्पन्न हुए हाइड्रोआयोडिक अम्ल को ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखते हैं ये मीथेन है, आयोडीन लिए हैं तो सिंपल वही हुआ है CH3 और एक आयोडीन जुड़ गया है, और ये क्या है हाइड्रोआयोडिक अम्ल है। तो ऑक्सीकारक ये हाइड्रोआयोडिक अम्ल का 5 मॉलिक्यूल लेते हैं और ऑक्सीकारक HiO3 ले लेते हैं हम लोग आयोडिक अम्ल, तो ये 3 आयोडीन बनाकर निकाल देता है और 3 वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। पहले रिएक्शन देखे हैं क्लोरीनीकरण, उससे अलग रिएक्शन है इसलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है। ब्रोमोनीकरण सेम रिएक्शन है, आयोडीनीकरण ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं फ्लोरोनीकरण की क्रिया। तो फ्लोरोनीकरण की क्रिया में सदैव विस्फोट होता है, मतलब कि ये डेंजर अभिक्रिया है, इसलिए फ्लोरीन व्युत्पन्नों को ब्रोमो या आयोडो व्युत्पन्न पर HgF या HgF2 की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है, फ्लोरीनीकरण की रिएक्शन में इस तरीके से रिएक्शन होता है। सिंपल सा हम लोग को क्लोरीनीकरण और ब्रोमीकरण सिंपल रिएक्शन है। अगर आप लोग को प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हैलोजनीकरण पूछता है तो सिंपल उसी को दीजिएगा, इधर मत आइएगा। अब देखते हैं दूसरा नाइट्रीकरण अभिक्रिया। प्रतिस्थापन में एक हैलोजनीकरण हो गया, दूसरा नाइट्रीकरण है जिसको हम लोग नाइट्रेशन बोलते हैं। वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन एटम नाइट्रोमूलक द्वारा प्रतिस्थापित होता है। प्रतिस्थापन करेंगे तो हाइड्रोजन होता है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है, नाइट्रोमूलक के द्वारा होता है। तो ये कंडीशन दिया गया है, दो कंडीशन, पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोला गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया नहीं होगी, हाई टेम्परेचर पर भी ये अभिक्रिया हो सकती है और नॉर्मल पे बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में होता है बोल रहा है, सिंपल ये इससे भी नहीं होता, वाष्प अवस्था में होगा तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्या बोला गया है, इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का विखंडन होता है बोल रहा है नाइट्रीकरण में। तो बॉन्ड का कैसे विखंडन होता है देखते हैं। देखो एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट बनाया है, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाना है उसको देखते हैं। अब हम लोग कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि देखो ये क्या है, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन मतलब कि नॉर्मल ब्यूटेन, उसमें HNO3 की अभिक्रिया करवाना है हम लोग को, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट उसको देखना है। तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट एक हाइड्रोजन यहाँ से गया है तो सिंपल सा नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं। दूसरा क्या कर दिए हैं, इसमें से एक निकाल दिए हैं और यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए हैं, तो पहला 1 नाइट्रो ब्यूटेन हो गया और दूसरा 2 नाइट्रो ब्यूटेन हो गया। ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, हम लोग को पता चल गया किस तरीके से रिएक्शन होगा। अब देखते हैं जो नीचे वाला रिएक्शन है वो कैसे हुआ है। हम लोग अभी जस्ट बोले हैं कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो विखंडन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो कैसे फ्यूजन होता है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बना है एक ही रिएक्शन से, एक ही रिएक्टेंट। तो 1 नाइट्रोप्रोपेन कैसे बना होगा, देखो कैसे, यहाँ से एक बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा होगा और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर देंगे और एक नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनाया है, एक
इतना क्या हो गया हम लोग का एक प्रोडक्ट बना। देखिए और ये कहाँ पे है, CH3 CH2 CH2 NO2। देखिए CH3 CH2 CH2 NO2, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट 1 नाइट्रोप्रोपेन इस तरीके से बॉन्ड फिजन बनेगा तो होगा। अब है एक CH3 NO2, तो ये एक और प्रोडक्ट बन गया, दो प्रोडक्ट बन गया। एक और फिजन हो सकता है, देखिए इसको मिटा रही हूं मैं, अब दूसरा फिजन बता रही हूँ। एक हम लोग का यहाँ से हो सकता है और एक नाइट्रो को यहाँ जोड़ देते हैं और एक नाइट्रो को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 NO2, दो मॉलिक्यूल बना, या इसको क्या लिखते हैं C2H5 NO2, इसका क्या नाम है, नाइट्रो एथेन। तो इस तरीके से बॉन्ड का विखंडन होगा हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब इसकी क्रियाविधि वही बोला गया है कि 400 या 500 के बीच में नाइट्रिक अम्ल आंशिक रूप से विघटित होकर NO2 रेडिकल या NO रेडिकल का मिश्रण देता है। इनमें से प्रत्येक मुक्त मूलक है NO2 रेडिकल और NO रेडिकल एल्केन पर क्रिया करके एक एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं और मुक्त एल्किल मूलक उत्पन्न हो जाता है, जो कि मुक्त नाइट्रो के साथ नाइट्रो मूलक के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। सिंपल यही है। देखिए ये नाइट्रो मूलक उत्पन्न हुआ तभी तो एल्केन के साथ रिएक्शन किया है ना, उसी को वहां पे वर्ड पे लिख दिया गया है। अब देख लेते हैं तीसरा रिएक्शन, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। हाइड्रोजन एटम के सल्फोनिक ग्रुप, जैसे कि देखो हाइड्रोजन एटम का विस्थापन किसके द्वारा होगा, सल्फोनिक ग्रुप के द्वारा, तो इसको इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, सल्फोनीकरण बोलेंगे। एल्केन के श्रेणी के निम्नतर सदस्यों का सल्फोनीकरण सरलता से नहीं होता है, निम्नतर का नहीं होगा, उच्चतर का ज्यादा होता है बोल रहा है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, देखते हैं। देखिए ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसको देखिएगा सीधा मैं आइसोब्यूटेन वाला देखते हैं। तो ये क्या है, H2SO4 है। तो ये क्या हुआ हम लोग का, यहाँ से आइसोब्यूटेन का अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये ग्रुप यहाँ आकर कार्बन पे जुड़ जाएगा। देखिए सिंपल से जुड़ा हुआ है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, तो इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल सल्फोनिक अम्ल है। ये हो गया। मैकेनिज्म देखते हैं। पहले क्या होता है, जो रिएक्टेंट लेते हैं, सॉरी रिएजेंट लेते हैं वो पहले टूटता है। तो रिएजेंट क्या है, H2SO4, तो ये टूटेगा, रेडिकल बनाएगा, HO रेडिकल और SO3H रेडिकल। अब ये हम लोग का सिंपल एल्केन है, उसका एक हाइड्रोजन को ले लेगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा और नया रेडिकल जनरेट करेगा। अब ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल, एल्केन रेडिकल और सल्फोनिक ग्रुप वाला रेडिकल आपस में कंबाइन होकर ये वाला ग्रुप हम लोग का बनाया जाएगा C6H13SO3H। तो किसका प्रतिस्थापन हुआ है हम लोग का, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है SO3H सल्फोनिक ग्रुप के द्वारा, इसीलिए सल्फोनीकरण कहते हैं इसको। ये हो गया हम लोग का सल्फोनीकरण। अब देख लेते हैं, ये तो पहला सल्फोनीकरण तक क्या रिएक्शन था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। अब दूसरा इसका रिएक्शन है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो ये भी दो तीन अलग अलग तरीके से होता है ऑक्सीकरण। तो पहला ऑक्सीकरण क्या है, सिंपल एल्केन एयर के आधिक्य में ज्योतिहीन ज्वाला के साथ जलते हैं, वायु या ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। सिंपल हम लोग एयर को ले लेते हैं एल्केन के साथ, तो क्या है, एल्केन हम लोग का सिंपल ले लेते हैं मेथेन, तो 2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। और हमेशा याद रखना, जितने कार्बन का एल्केन लोगे आप लोग, 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 1 कार्बन का रहेगा तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो देखते हैं मीथेन कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिएगा और उसका फिर जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचेगा उसको वाटर के रूप में निकाल दीजिएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये टोटल कितना कार्बन है, 4 हो गया, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा हम लोग का, और पूरा इसको मेंटेन करेंगे, फिर कितना बचेगा करके हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। ये हो गया पहला सिंपल एयर की उपस्थिति में रिएक्शन। अब देख लेते हैं ऑक्सीकारक KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, अगर KMnO4 कहीं पे दिखे, टर्सरी हाइड्रोजन दिखे, तो क्या करना है, टर्सरी हाइड्रोजन को निकाल देना है आप लोग को, और वहां पे O को या ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, या हाइड्रोजन को निकाल करके सीधा ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, उसको थोड़ा सा याद रखना। ये क्या है, CH3 CH3 CH3H, यही है। इसके जगह हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे
ऐड कर देते हैं तो CH3 C CH3 CH3 OH, तो ये टर्सरी एल्कोहल बना देगा। एल्केन से एल्कोहल बनाता है, KMnO4 रहता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, दो ही था ऑक्सीकरण में, अब हम लोग का तीसरा रिएक्शन है उत्प्रेरक। एक मिनट, इसको नहीं दिख रहा है, इसको क्या है, उत्प्रेरक ऑक्सीकरण, सॉरी ये तीसरा रिएक्शन नहीं है, इसी का C रिएक्शन है, तो C लिख लीजिएगा, इसको तीसरा मत लिखिएगा। उत्प्रेरक, 1 मिनट, इसको C लिख लीजिएगा। पहला सिंपल एयर की उपस्थिति में, दूसरा KMnO4 की उपस्थिति में, तीसरा आप देखते हैं हम लोग। तीसरा का पहला है मीथेन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं और कॉपर लिए हैं 200 सेंटीग्रेड और 100 ATM प्रेशर में। तो याद रखिएगा कॉपर क्या करता है, ये इसको एल्कोहल में चेंज करता है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो CH4 प्लस ऑक्सीजन को करेंगे तो CH3OH हो जाएगा, तो ये सीधा एल्कोहल में चेंज हो जाता है। एल्कोहल व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है, इस विधि के द्वारा एल्कोहल व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर कॉपर के स्थान पर हम लोग मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करते हैं तो क्या होता है। तो पहले एल्कोहल बन रहा था कॉपर की उपस्थिति में, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे बनाया होगा, देखो CH4 ऑक्सीजन, CHOH और H2, इस तरीके से हम लोग का एल्डिहाइड बनाता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका किस तरीके से होगा। जो मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाना है, देखो मीथेन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे फिट हो गया है कार्बन और ऑक्सीजन के, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो ये एल्कोहल बनाया है। दूसरा में क्या हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे फिर से फिट हो गया है, तो डाई एल्कोहल। और हमेशा याद रखिएगा एक ही कार्बन परमाणु पे दो एल्कोहल ग्रुप नहीं रह सकते हैं। सिंपल क्लोरर और नील हाइड्रेट ऐसे एग्जांपल हैं, उसी पे एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते हैं। तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लोग को जहां से पे दिखे तो क्या करिएगा, आप लोग एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो आप लोग का सिंपल सा एल्डिहाइड बन गया मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में। अब तीसरा देखते हैं, हायर एल्केन, उच्चतर एल्केन के लिए कैसे करते हैं कि मैग्नीज एसीटेट, ये हम लोग का मैग्नीज एसीटेट है, मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में एक हायर एल्केन करते हैं। हायर एल्केन कैसे है बोले, क्योंकि N लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए हायर एल्केन का करवाएंगे तो वो सिंपल एसिड में चेंज हो जाएगा, सीधा का सीधा मैग्नीज एसीटेट। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, मैग्नीज एसीटेट का ये फार्मूला होता है। तो मैग्नीज एसीटेट जहां पे भी दिखे तो वो क्या करता है, CH3 ग्रुप जो रहता है उसको सीधा कन्वर्ट करता है एसिड ग्रुप में। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब क्या है हम लोग का, एल्केन का अपूर्ण दहन होता है तब कार्बन ब्लैक बनता है, चौथा है बोल रहा है। अगर एल्केन का अपूर्ण दहन हो जाएगा तो कार्बन ब्लैक बनाएगा। अब तीसरा अभिक्रिया, ये तो हो गया हम लोग का दूसरा ऑक्सीकरण। अब तीसरा ले लेते हैं तापीय अपघटन, ये नहीं दिख रहा है तो लिख दे रही हूँ, उष्मीय अपघटन या भंजन बोलते हैं इसी को। ये हो गया हम लोग का, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन और क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग किस तरीके से किया जाता है, तो परिभाषा देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा के प्रभाव से कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन सिंपल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, भंजन कहलाती है। मतलब कि बड़ा बड़ा एटम छोटे छोटे एटम में परिवर्तित हो जाएगा, या बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, उसी को ही हम लोग भंजन कहेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, एन ऑक्टेन लिया गया है, तो देखिए ये एक सिंपल एक बड़ा सा एल्केन है, इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से तोड़े हैं, एक तरीका ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भंजन बोलते हैं।
एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब क्या बोला गया है, एल्केनो का अपघटन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फिजन होता है और सरल एल्केन व ओलिफिन बनते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे प्रकार के अपघटन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और ओलिफिन बनता है, जिसमें कार्बन एटम की संख्या वही रहती है जो एल्केन की होती है। और क्या है, एल्केनो का ऊष्मीय अपघटन एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसका उपयोग भारी तेल हेवी ऑयल को कृत्रिम पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1-2 नंबर में भी पूछ देता है इसको, हेवी ऑयल के रूप में कैसे करते हैं करके। तो ये भंजन अभिक्रिया, बड़ा सा मॉलिक्यूल है ऑक्टेन, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में हम लोग तोड़े हैं, उसी को ही भंजन कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। इतना में हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एल्केन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्किन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किन, या क्या देखेंगे, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन देखेंगे। ये एल्किन था, अब नेक्स्ट वीडियो में एल्किन देखेंगे हम लोग। ये हो गया हम लोग का। अब क्या है हम लोग का, अगर आप लोग को नोट्स में दिक्कत होती है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां पे पूरा नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे वीडियो बनता है नेक्स्ट दिन आप लोग को उसमें नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।